कहीं पर भी जॉब नहीं लग रही कि भाई तुमने बहुत ट्राई कर लिया, 1 साल से ट्राई कर रहे हो, जॉब ही नहीं लग रही, तो फिर एमबीए कर सकते हो। लोग होप्स क्यों बोलते हैं एमबीए को? एमबीए के भी बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है यार, मतलब उनमें ना कोई कंपनी आ रही है, ना कोई प्लेसमेंट हो रही है ढंग की, वो पढ़ा भी कुछ और रहे हैं। 95% लोगों की जॉब इसलिए नहीं लगती क्योंकि उनको रेज्यूमे बनाना ही नहीं आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स ही है, क्योंकि कंपनी में तो यार बहुत लोग अप्लाई करते रहते हैं, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है उस चीज़ में तो रेफरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए स्टार्टअप ज़्यादा बेटर है या एमएनसी? यार मैं पता है इसमें क्या कहता हूँ कि मिड कंपनीज पे जाओ, ना जो एकदम स्टार्टअप है और ना जो एकदम एमएनसी है। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो मैं तो उसको कहूँगा कि भाई तुम कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट करो। 10th 12th और बैचलर्स के मार्क्स इम्पोर्टेंट हैं या नहीं? तो इंस्टाग्राम पर मेरा ग्रुप भी है जहाँ पे मैं रेगुलरली रेज्यूमे रिव्यू करता रहता हूँ। तो भाई बहुत लोगों की जॉब मैं कह सकता हूँ 95% लोगों की जॉब इसलिए नहीं लगती क्योंकि उनको रेज्यूमे बनाना ही नहीं आता है। पता नहीं भाई लोग कैसा क्या रेज्यूमे बना रहे हैं, 4-4 पेजेस के रेज्यूमे चल रहे हैं, उसमें आधा खाली पड़ा हुआ है, फॉर्मेटिंग ढंग से नहीं है, कुछ भी लिख दिया है, राइट। तो रेज्यूमे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना एंड यू वांट टू बिकम बिजनेस एनालिस्ट, तो मेरा भी इंडिया में बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट चैनल भी है यूट्यूब पर, राइट। और हमारी बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी भी सबसे बड़ी है इंडिया में। मैंने अपने कॉलेज में किसी से सुना था कि रेज्यूमे का पेज भरना है तो फॉन्ट बढ़ा दो। यार वो अब थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी देखो करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन अब कितना फॉन्ट बढ़ा दोगे यार, तो वो कितनी स्पेस कवर कर लोगे? 32 पिक्सल सीधा टाइटल आ रहा है, नाम ही पहले इतना बड़ा आ रहा है, उसके बाद कुछ वो है मोटा मोटा, तो उसका फायदा नहीं है ना। मतलब कितना तुम देखो 12-12 होता है साइज फॉन्ट का रेज्यूमे में यूजुअली, जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, उसको तुम 14 कर दोगे, राइट। उससे ऊपर तुमने करा तो वो वैसे ही रिजेक्ट होने वाला है, इतना बड़ा बड़ा दिखेगा तो फिर वो मैंने अभी रिसेंटली दीपेंद्र गोयल का एक कोट सुना था, अब कोट भी नहीं, वो एक इंटरव्यू में थे और उन्होंने बोला था कि रेज्यूमेज आँख के सामने आते हैं और पढ़ते भी नहीं, डिजाइन से और उसकी लैंग्वेज से रिजेक्ट होते हैं। पहली शॉर्टलिस्टिंग तो सिर्फ उसके डिजाइन से होती है कि लाइक व्हाट इज द लैंग्वेज दैट योर रेज्यूमे कैरीज। और अब तो बस एटीएस से ही हो जाता है सारा। हाँ, एटीएस तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसको नहीं पता, तो वो अब देखो कंपनीज के पास हजार, जैसे जोमेटो का एग्जांपल ले लो, उसके पास भाई हजारों रेज्यूमे आते होंगे, रोज के हजारों आते होंगे। अब एक बंदे के लिए मैनुअली तो पॉसिबल है नहीं कि वो हर एक रेज्यूमे को देखेगा, इतना सब कुछ पढ़ पाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। तो उसके लिए एक एटीएस सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, राइट। तो अगर कुछ फॉर्मेटिंग गलत है या फिर उसमें कीवर्ड्स नहीं मिले, जैसे अगर बिजनेस एनालिस्ट के लिए 3-4 कीवर्ड्स है, डेटा विजुअलाइजेशंस है, डेटाबेस वगैरह है, ठीक है, ग्राफ्स, प्रेजेंटेशन, ये 3-4 जो है नॉर्मल, अगर ये चीजें नहीं मिलती है तो रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है, या फिर उसका फॉर्मेट ढंग से नहीं है। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो अभी मैं लाइव सेशन कर रहा था अपने एनालिस्ट क्लब के साथ, जो भी कम्युनिटी है मेरी एनालिस्ट क्लब की, तो उसमें एक बंदे ने बोला कि यार पहले मेरे सारे रेज्यूमे ना रिजेक्ट हो रहे थे। इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी डाली थी अपने एनालिस्ट क्लब के इंस्टाग्राम पेज पर, पहले रिजेक्ट हो रहे थे। जब उसने मेरा रेज्यूमे चूज किया ना, जो मैंने टेम्पलेट दिया था उन लोगों को, ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई अब एटलीस्ट सेलेक्ट तो हो रहे हैं, पहले तो रिजेक्ट हो रहे थे, अब सेलेक्ट होने लगे क्योंकि वो फॉर्मेट प्रोफेशनल है, तो एटलीस्ट वो एटीएस सॉफ्टवेयर उनको सेलेक्ट कर लेता है। एक्चुअली मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि व्हेन वी वर ग्रेजुएटिंग हम लोगों ने भी अपने रिज्यूमेज एटीएस सॉफ्टवेयर्स में डाल के देखे थे, जो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, और बहुत ही पुअर स्कोर आता था। मतलब हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से जितने स्किल्स हो सकते हैं जो है नहीं वो भी डाल के देखे, राइट, बट स्टिल एटीएस स्कोर पुअर आता था। और भाई कुछ बंदे अपनी फोटो छाप देते इतनी बड़ी इतनी बड़ी फोटो छाप देंगे, उसके बाद कुछ होगा नहीं रेज्यूमे, सुंदर शक्ल देख के हायर कर देंगे वही सुंदर शक्ल देख के हायर हो जाएंगे। तो यार ये सब तो होता नहीं है, मैं तो कहता हूँ फोटो मत ही डालो, ठीक है, उससे बेटर है जो तुमने किया उसको बेटर तरीके से लिखो। और कुछ चीजें जो तुम जुगाड़बाजी से रेज्यूमे में डाल सकते हो थोड़ा, अगर तुमने एनजीओ का क्या है कि तुम थोड़ा बहुत काम करके अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, दिखा सकते हो तुमने सोशल वर्क किया हुआ है, तो ये कुछ चीजें वो कुछ वेट ऐड करता है रेज्यूमे पे। हाँ यार डेफिनेटली, अगर तुम्हारा रेज्यूमे खाली है और तुम्हें कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, अगर तुम वो भी डाल दोगे अच्छे एनजीओ के साथ मैंने काम किया है, सोशल उस पे काम किया, तो वो भी थोड़ा हेल्प करेगा। रेज्यूमे पे वापस आते हैं, उसके पहले मेरे को ये जानना है कि जो फ्रेशर्स हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, वो एक सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं जो बिजनेस एनालिस्ट की जॉब देती है, वो क्या क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए फ्रेशर को?
देखो एज अ फ्रेशर इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी कि क्या पैकेज लगता है, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट का एवरेज पैकेज इंडिया में 8 लाख है, 8 लाख रुपीस पर एनम, ठीक है, ये एवरेज है। अब ऑब्वियसली कुछ कंपनीज ज़्यादा भी देती है, कुछ कंपनीज कम भी देती है। तो मैं जिस कंपनी में मैं काम करता था उसका तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड, हाँ ठीक है। तो उसकी ऑब्वियसली सैलरी थोड़ी हाई होगी, ठीक है। तो उसका मैं बता देता हूँ कैसे प्रोग्रेशन चलती है उसकी, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर, एज एन एनालिस्ट 10 to 15 लाख रुपीस पर एनम आपकी सैलरी होती है फ्रेशर की, ओके। ठीक है। उसके बाद तुम एसोसिएट बनते हो, और मैं तुम्हें थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, बीच में सीनियर एनालिस्ट भी होता है, सीनियर हाँ एसोसिएट भी होता है, बट वो है कि सारी डेजिग्नेशंस क्या बताऊँ, मोटा मोटा बता देता हूँ। तो एनालिस्ट, एज एन एनालिस्ट 10 से 15 लाख रुपए पर एनम होती है, हाँ ठीक है। 2 साल बाद जाके तुम प्रमोट होते हो एज एन एसोसिएट, उनकी 25 to 30 लाख रुपीस पर एनम होती है 2 साल के बाद, ठीक है। तो कंसल्टिंग फर्म की ये चीज़ है कि बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद तुम मैनेजर बनते हो और 2 साल बाद मैनेजर बनते हो, तो उसकी सैलरी होती है अराउंड 50 to 60 LPA, ठीक है। और उससे अगले 2 साल बाद या 4 साल बाद, 8-10 साल बाद तुम पार्टनर बनते हो, उसकी सैलरी 1 करोड़ रुपीस प्लस होती है पर एनम। ओके। तो अगर तुम अच्छी कंसल्टिंग फर्म में पार्टनर हो तो भाई तुम अंधा कमा रहे हो, 1 करोड़ रुपए इंडिया के हिसाब से। तो क्या अगर किसी फ्रेशर ने एमबीए कर रखा है तो उसको स्टार्टिंग से ही 20-25 लाख का? हाँ, तो अगर उसने एमबीए किया हुआ है, उसके पास ऑलरेडी 2 साल उसने एमबीए डाला है, तो एज एन एसोसिएट लगता है डायरेक्ट, एज एन एनालिस्ट नहीं लगता। और उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जो एनालिस्ट का होता है वो एसोसिएट का होता है। तो अच्छे कॉलेज से अगर तुमने एमबीए किया और अच्छी कंपनी में तुम काम कर रहे हो टॉप, तो 25 to 30 LPA तुम्हारा हो सकता है पैकेज एज अ फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट। अब ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी जंप करी बिजनेस एनालिस्ट से एमबीए, बट मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ हाँ। कि आपने कहा कि 2 साल में इंसान प्रमोट हो ही जाता है टू एन एसोसिएट, तो फिर मैं 15 पे ज्वाइन किया बट 2 साल बाद मैं भी 25 पे हूँ, एंड जो एमबीए किया है वो भी 25 से ही स्टार्ट कर रहा है, तो फिर से हम लोग उसी कॉन्वर्सेशन पे नहीं आ जाते कि एमबीए उतनी वर्थ हुई नहीं? हाँ यार, मतलब देखो वही मैंने कहा, अगर तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाती है, अगर वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म में तुम्हारी जॉब है, तो भाई तुम जॉब ही कंटिन्यू करो, अच्छी जॉब है तो, राइट। ऊपर से एमबीए करोगे, 25 लाख रुपए तुम दोगे, कोई भी हाँ प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, 25 लाख रुपए दिए तुमने, फिर 25 लाख की तुम्हारी जॉब लग गई, तो 3 साल तुम्हें सिर्फ न्यूट्रल करने में लग गया, ROI, राइट। तो वही मैं कह रहा था, पहले मैंने यही बताया कि अगर अच्छी जॉब लगती है तो अच्छी जॉब लो भाई, ओवर एमबीए, राइट। बाद में अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को जरूरत है तो लो, अगर तुम्हें जॉब ही नहीं लग रही तो फिर मैं कहता हूँ कि एमबीए कर लो। आपने मेरे हिसाब से एजुकेशन साइड शायद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से की है? राइट यार, तो मैंने NSIT से इंजीनियरिंग की है, एंड दैट टू इन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो बहुत कम लोगों को पता होगा इस ये कोई ब्रांच के बारे ब्रांच भी में। होती है? हाँ भाई, मेरे को खुद नहीं पता था इस ब्रांच के बारे में। वो ये, बट तुम्हें पता है कि आईटी में जो रैंक आती है उस हिसाब हाँ से यू जस्ट सी कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन सा कॉलेज है। तो कॉलेज वाज डिसेंट, तो फिर मैं सोचा चल कॉलेज डिसेंट है एटलीस्ट, ब्रांच कैसी भी हो। बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ कंसल्टिंग फर्म कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, राइट। मैं खुद हाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बीटेक भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, कोई भी ब्रांच से हो सकते हो, बस आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आप एक कंसल्टिंग फर्म में या एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। ओके। तो वैसे एक मिथ है लोगों का, या फिर कह लीजिए एक माइंडसेट है लोगों का, कि ग्रेजुएशन के बाद या तो आप चाहोगे कि एक इंडस्ट्री में घुस जाऊं मैं, उसके बाद मैं जॉब स्विच करके करके मैं अच्छी पोजीशन में पहुंच जाऊं, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक पहली फ्रेशर जॉब ही अपनी बहुत अच्छी फोड़ूंगा मैं। तो क्या आपको लगता है कि एवरेज जॉब के पीछे जाना चाहिए, या फिर आपको एक अच्छे पैकेज के साथ ही अपना स्टार्ट करना चाहिए? यार देखो, एज अ फ्रेशर बहुत मुश्किल होता है अच्छी कंपनीज में अच्छा पैकेज लेना, राइट। अगर तुम वही सोच के बैठे रहो तो बैठे ही रह जाओगे तुम, ठीक है। उससे बेटर है एटलीस्ट स्टार्ट समवेयर, कहीं तो मतलब कहीं से तो स्टार्ट करो, तुम कोई तो जॉब लो। अगर तुम सोच रहे हो पहले ही, मतलब मैंने कॉलेज किया और मैं पहले ही बढ़िया सी कंपनी में जॉब ले लूँ, तो तुम ट्राई करते रह जाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों को मिलती है, राइट। कॉलेज का भी अच्छा होना उसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हाँ राइट। तो उससे बेटर होगा कि अगर तुम जो तुम्हें जॉब मिल रही है थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए, वर्क एक्स वगैरह के लिए, तो अगर कोई डिसेंट जॉब भी मिल रही है तुम्हें, मैं बस एक चीज कहता हूँ कि सेल्स जॉब मत लो। सेल्स जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है और उसके रिटर्न्स भी अच्छे नहीं होते, तो आगे करियर प्रोग्रेशन में वो इतना हेल्प भी नहीं करती, राइट। तो एक डिसेंट जॉब तुम्हें अगर मिल रही है तो उससे स्टार्ट कर सकते हो। सपोज मैंने बिजनेस एनालिस्ट की जॉब ली, ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट आई वांट टू स्विच टू आईटी, तो क्या वो पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत ही अलग इंडस्ट्रीज हैं दोनों? यार यूजुअली लोग आईटी से बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट का यू हैव टू हेल्प अदर बिजनेसेस विद द बिजनेस प्रॉब्लम, राइट। तो किसी और डोमेन में होते हो, उसके बाद अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट बनते हो तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, रादर देन बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट फर्स्ट और फिर तुम आईटी में शिफ्ट कर रहे हो।
तो वो उल्टा इतना बहुत कम लोग करते हैं, ऑल्दो पॉसिबल है बट बहुत कम लोग करते हैं। उससे बेटर है कि अगर आप किसी और फील्ड में हो तो आप उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, क्योंकि दैट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग कि आपको एक डोमेन का एक्सपीरियंस है एंड उसके बाद आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन रहे हो, उसी डोमेन में बाकी बिजनेसेस को भी हेल्प कर रहे हो। तो ऋतिक भाई, अगर आप जॉब के अंदर जाने की बात कर रहे हो तो आई थिंक जो एक बहुत ही बड़ा नोशन है जॉब को लेके, अब ये मिथ है कि नहीं आप बताओ, बट इंटर्नशिप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपको अगर किसी रोल में जाना है तो फिर आप उसी रोल की 1-2 इंटर्नशिप्स कर लो पहले। तो फिर क्या इंटर्नशिप्स एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं प्लेसमेंट्स के लिए? बिकॉज व्हेन वर्किंग एज एन इंटर्न तो आपको कंपनी भी उतना सीरियसली नहीं लेती है। तो व्हाट इज द रियलिटी? जब मैं कॉलेज में था मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने इंटर्नशिप्स नहीं की थी बट दे हैव क्रैक्ड गुड जॉब्स। यार आई विल से इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन इंटर्नशिप, ठीक है, नहीं है तो ये नहीं है कि तुम्हारी कभी जॉब ही नहीं लगेगी, तुमने कभी इंटर्नशिप नहीं की, बट अगर इंटर्नशिप तुमने की है तो एक थोड़ा एज मिल जाता है तुम्हें बाकी लोगों से, क्योंकि तुम एज अ वो भी सोचो कि अगर तुम किसी को हायर कर रहे हो और उसके पास पहले से ही थोड़ा एक्सपीरियंस है, 2-3 महीने का उसने कहीं इंटर्नशिप किया है, तो उसके बेटर चांसेस होंगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो अपने रेज्यूमे वगैरह पर, राइट? तो इंटर्नशिप का यही है, अगर तुमने कर ली तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करी तो ऐसा नहीं है इट्स द एंड, उसके बाद भी तुम्हें जॉब मिल सकती है। तो आपके हिसाब से इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स, अगर एज एन इंटरव्यूअर आपको 5 प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं रेज्यूमे पे अच्छे वर्सेस आपको 4-5 अच्छी इंटर्नशिप्स दिख रहे हैं, तो क्या ज्यादा वेट होल्ड करता है ऑन अ रेज्यूमे? यार डेफिनेटली इंटर्नशिप ज्यादा वेट होल्ड करेंगे, क्योंकि इंटर्नशिप इज द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, राइट? यू हैव वर्कड अंडर अंडर समवन, तो किसी कंपनी में तुमने काम किया हुआ है, राइट? तो वो ज्यादा बेटर होगा। अगर वो है कि अगर तुमने इंटर्नशिप करी नहीं है तो तुम प्रोजेक्ट्स कर सकते हो एज अ बैकअप, बट आई विल ऑलवेज टेल यू गाइस टू टेक एन इंटर्नशिप। तो यू हैव टू स्ट्राइक द करेक्ट बैलेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। हाँ, अगर दोनों है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कोई भी कर सकता है, राइट? इंटर्नशिप इज स्टिल अ बिट टफ टू गेट, राइट? तो वो वाली सीन है कि अगर तुम्हें इंटर्नशिप भी है और प्रोजेक्ट्स भी है, दैट विल बी द बेस्ट। ऋतिक भाई, आप तो इंजीनियरिंग के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट बन गए, ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज ख़त्म करते हैं और उनके पास जॉब्स नहीं होती है, दे स्विच टू एमबीए प्रेप, ठीक है? तो एमबीए करनी चाहिए या फिर एमबीए एक होक्स है? मतलब मैंने बहुत जगह सुना है कि एमबीए पैसे बर्बाद है। राइट। हाँ यार, और रिसेंटली भी काफी ज्यादा आ रहा है कि एमबीए बर्बाद है, मतलब एमबीए करना बेकार है। तो देखो, अगर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि अब तुम जॉब ढूंढना शुरू कर सकते हो, राइट? मैं एमबीए का भी एक और चीज बता देता हूँ। बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में भी तुम एडमिशन जब लेते हो तो वहां पर जब प्लेसमेंट्स होती है तो जो कंपनीज आती है वो भी उन लोगों को थोड़ा प्रेफर करती है जिसने पहले जॉब की हुई है 1-2 साल और उसके साथ तुमने एमबीए की हुई है। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर तुम्हारी जॉब लग रही है, अच्छी कंपनी में जॉब लग रही है, तो तुम पहले यार जॉब लो, उसके बाद तुम एमबीए कर सकते हो। क्योंकि एमबीए का क्या है भाई, तुम 30 साल के हो गए तब भी कर सकते हैं एमबीए। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें 20-21 साल में ही करना है एमबीए, राइट? तो अगर तुम्हारी अच्छी जॉब लग रही है ग्रेजुएशन के बाद तो जॉब ले लो, ठीक है, उसके बाद एमबीए कर लेना। अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट तुम्हें लग रही है बाद में तो एमबीए कर सकते हो। और अगर कहीं पर भी जॉब नहीं लग रही है कि भाई तुमने बहुत ट्राई कर लिया, 1 साल से ट्राई कर रहे हो, जॉब ही नहीं लग रही, तो फिर एमबीए कर सकते हो तुम। बट मैं कहूंगा कि एमबीए अच्छे कॉलेज से करो। लोग होक्स क्यों बोलते हैं एमबीए को? यार अब ये ना एक थोड़ा सा, मतलब मेरे को थोड़ा एजुकेशन इन जनरल से भी थोड़ी दिक्कत है। मतलब देखो, एमबीए का क्या है, और या फिर किसी और भी कॉलेज का तुम देखोगे, अच्छा कॉलेज है, अच्छा एमबीए का कॉलेज है, अच्छा बीटेक बीएससी के लिए कॉलेज है, तो उसकी वैल्यू है, ठीक है? क्योंकि आजकल ना बहुत कहीं पर भी कोई भी खोल रहा है, देखा जाए तो एमबीए के भी बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। मतलब उनमें ना कोई कंपनी आ रही है, ना कोई प्लेसमेंट हो रही है ढंग की, वो पढ़ा भी कुछ और रहे हैं, तो वो तो बर्बाद ही है। देखो, अगर बेकार कॉलेज है, उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट भी नहीं लग रही, ढंग से पढ़ा भी नहीं रहे, वो स्किल्स भी नहीं दे रहे, तो बर्बाद है। बट अगर आईआईएम से कोई एमबीए कर रहा है भाई, उसकी तो वैल्यू होगी ना, ऑब्वियसली। तो वो वाला सीन है थोड़ा सा। और बाकी यार मैं एक और चीज कहूंगा कि देखो, आजकल जो डिग्रीज है, राइट, वो भी सारी चीजें नहीं सिखा रही। अब जैसे मैं अपना भी एग्जांपल लूँ, इंजीनियरिंग में कर रहा था और मेरे को 3rd-4th ईयर में मेरे को लगा कि मेरे को कंसल्टिंग में जाना है, थोड़ा बिजनेस साइड, बिजनेस एनालिस्ट बनना है। तो जो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो चीजें सिखा रहे थे वो कहीं से भी रेलिवेंट नहीं था। उसके लिए मेरे को भी एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी पड़ी कि मैं कहीं और से केस स्टडीज, गेस्टिमेट सीखूं, टैबलो कैसे यूज करते हैं, राइट? अब मेरे को, और बहुत कॉमन चीज है ये, तुम देखोगे इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो किसी को कोडर भी बनना है, वो मैकेनिकल ब्रांच को, उसने कभी कोडिंग नहीं सीखी, तो अलग से कोर्स लेता है। और इसी माइंडसेट को देखते हुए मैंने एनालिस्ट क्लब भी स्टार्ट किया था। मेरे को काफी लोगों ने बोला कि यार बिजनेस एनालिस्ट के लिए कोई प्रॉपर कोर्स या कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है,
और जो दे रहे हैं वो 50,000 1 लाख प्लस के लिए दे रहे हैं। तो मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट में इसलिए एनालिस्ट क्लब भी स्टार्ट किया था, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मेरे को हुई थी मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो वो, इसलिए मैं पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ। एक प्रॉपर बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी हमने बनाई है, उसमें कोर्सेज भी हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। ओके। आपने एक अच्छा क्लब तो खोला है मतलब बिजनेस एनालिस्ट के लिए, बट मैं जानना चाहता हूँ एज एन इंजीनियर जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग कर रहा था, हाँ, वो कंसल्टिंग की तरफ गया क्यों? मतलब व्हाई डिड यू चूज बिजनेस एनालिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस? राइट। तो यार इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो मैं अपनी 3rd ईयर में एक इंटर्नशिप कर रहा था, तो वहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का थोड़ा वो कर रहे थे, मतलब वो कह रहे थे कि अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है तो बेटर है, ठीक है। तो उस चीज़ में मैं कोडिंग में घुसा थोड़ा सा, कि मैं कोडिंग करके देखता हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह मैं बना रहा था, तो मेरे दिमाग में जैसे बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि भाई ये वाला ऐप बना लेते हैं, हाँ, ठीक है, फिर इसको मार्केट करेंगे और हम तो करोड़पति पैसा बन कमा जाएंगे, लेंगे। पैसा वैसा आएगा, ठीक है। तो वही था यार मेरा माइंडसेट कि मेरे को थोड़ी बहुत एंड्रॉयड डेवलपमेंट आ गई थी, हाँ। तो मैं सोचा यार अब ऐप बनाते हैं, कॉलेज में मार्केट करते हैं और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने उस माइंडसेट के साथ एक ऐप भी बना ली थी, ठीक है। वो ऐप बनाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार प्रोडक्ट बनाना तो बस एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद तुम्हें बहुत चीजें देखनी पड़ती है, राइट। मार्केटिंग करना है, लोगों को हायर करना है, पूरा मतलब बिजनेस कैसे चलाना है, राइट, वो सब देखना पड़ता है। प्रोडक्ट बनाना था और ऊपर से प्रोडक्ट बनाने के लिए भी मेरे को 1 साल लग गया था, सब कुछ सीख सीख के मैंने बनाया। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं किसी और से भी बनवा सकता था जो एक्सपीरियंस है, थोड़े बहुत हाँ। पैसे देकर, राइट, और वो जल्दी भी बनाता और मेरे से बेटर भी बनाता, For ठीक sure. है। और मेरे को लगा कि ये जो पार्ट है, बिजनेस वाला पार्ट जो है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट तुम किसी से भी बनवा सकते हो, किसी को हायर करो, थोड़े बहुत पैसे दो, वो बढ़िया प्रोडक्ट बना देगा, बट बिजनेस एक्यूमेन रखना और बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए तुम्हें बहुत स्किल्स चाहिए। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मेरे को थोड़ा बिजनेस साइड जाना है। अब वही वाला चीज है कि चाहे तो मैं MBA कर लूँ, ठीक है, तो उससे थोड़ा बिजनेस की नॉलेज आ जाएगी, या फिर मैं जॉब ले लूँ। तो लकीली मैंने वो सारी स्किल्स जो भी रिक्वायर्ड होती है वो सारी सीखी, और मेरी कंसल्टिंग फर्म में जॉब लग गई थी, तो वहां से मैं बिजनेस तो अगर आप एनालिस्ट बना। बिजनेस की तरफ इंक्लाइन हो ही गए थे, तो वो 21-22 इयर्स वाला ऋतिक ये क्यों नहीं सोचा कि मैं बिजनेस ही कर लेता हूँ rather than getting a job into business analyst itself? देखो, बिजनेस करने के लिए 2 चीज चाहिए। सबसे पहली चीज है नॉलेज, दूसरी चीज है पैसा, और दोनों ही नहीं था मेरे पास, ठीक है। और ऐसा कोई सिखा नहीं रहा है कि बिजनेस, और बिजनेस का क्या है, एक्सपीरियंस के साथ तुम ज्यादा सीखते हो। कोई कोर्स तुमने ले लिया, मैंने भाई 10,000 रुपए का कोर्स ले लिया, 1 लाख का ले लिया, ठीक है, तो वो तुम्हें बिजनेस नहीं सिखा देगा, राइट। उसके लिए एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ। ये दोनों चीज मेरे पास थी नहीं, ना पैसा था ना नॉलेज थी, तो मैं सोचा जॉब ले लेता हूँ भाई, पैसे मिलेंगे और बिजनेस के बारे में सीख लूंगा। तो बिजनेस एनालिस्ट की एज अ जॉब मार्केट में क्या स्कोप है? क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ बिजनेस सीख रहे हो और फिर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे, है ना? राइट। लेकिन एज अ जॉब उसकी कितनी वैल्यू है या फिर कितना स्कोप है? यार बिजनेस एनालिस्ट का तो बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है, और तुम देख भी रहे होगे रिसेंटली इंडिया में स्टार्टअप कल्चर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। तो ऑलमोस्ट हर दूसरी कंपनी को बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, बड़ी से बड़ी कंपनी को चाहिए, छोटी से छोटी कंपनी को चाहिए। तो एज अ जॉब अगर इसको देखे ना, तो बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा आपको इसकी वैकेंसीज मिलेंगी। अगर आप अभी भी लिंक्डइन पर सर्च करोगे बस बिजनेस एनालिस्ट, तो भाई बहुत कंपनीज हायर कर रही है। और अगर प्रोग्रेशन देखें, अगर मैं कंसल्टिंग फर्म का बताऊं जिसमें मैं था, तो आप बिजनेस एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट स्टार्ट करते हो फ्रेशर, फिर एसोसिएट बनते हो, राइट, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो आप, उसके बाद कंसल्टेंट भी बन सकते हो प्रॉपर। तो काफी स्कोप है। फिर खुद छोड़ के स्टार्टअप कर सकते हो। हाँ, तो यार मैं कहूँगा कंसल्टिंग फर्म का ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इनफैक्ट जितने भी बड़ी कंपनीज के सीईओज है, इंद्र नूई है, या फिर एक जॉन है जो CEO ऑफ नाइकी है, राइट, और सुंदर पिचाई है CEO ऑफ गूगल, ये सारे कंसल्टेंट्स हैं। तो ये सारी कंसल्टिंग फर्म्स में काम कर चुके हैं। तो इसके एग्जिट ऑप्शंस बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आपने 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी साल तुमने काम कर लिया, उसके बाद डायरेक्टली बहुत लोग CEOs बन जाते हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। नहीं तो तुम फाउंडिंग टीम में आ जाते हो, जो कोर टीम होती है, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है भाई बिजनेस की, तो स्टार्टअप्स तुम्हारे पास आएंगे ही। तो काफी स्कोप है। तो अगर मुझे एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब चाहिए, तो एक मिनिमम प्रिपरेशन टाइम क्या होना चाहिए मेरा, और कौन से स्किल्स मुझे सीखने चाहिए? राइट। तो यार अभी तो जैसे मैंने बताया कि मैंने एनालिस्ट क्लब भी स्टार्ट किया है, तो 2 महीने के अंदर तुम वो सारी स्किल्स सीख सकते हो जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है तब भी? हाँ, अगर सपोज आपको कुछ नहीं आता है, कोई नॉलेज नहीं है आपको, और आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो 2 वीक्स का हमारा जो एनालिस्ट क्लब है उसमें हम सारी स्किल्स सिखाते हैं। तो तुम्हें भी थोड़ा बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या स्किल्स है, राइट।
सबसे पहला है कि तुम्हारा थोड़ा बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, राइट? थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यूज में जाते हो तो बिजनेस केस स्टडीज पूछते हो, गेस्टिमेट्स पूछते हैं, राइट? अब बिजनेस केस स्टडीज क्या है कि भाई जैसे कोई फोन की कंपनी है, नई आई है, उसको मार्केट करना है अपना प्रोडक्ट, तो तुम क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करोगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। गेस्टिमेट्स क्या है कि ये मेरे पीछे जो दीवार है इसमें कितनी वो है ब्रिक्स, राइट? या फिर दिल्ली में कितने कैमराज हैं, या फिर वर्ल्ड में कितनी पेंसिल है, बहुत ऐसे रैंडम, राइट? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि वो देखे तुम्हारे पास वो बिजनेस एक्यूमेन है, तुम प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए अलग ही डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए। इसमें तो आई बिलीव सिर्फ अप्रोच देखते होंगे कि क्या Right. अप्रोच लगा रहे हो आप। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि किसी को नहीं पता भाई वर्ल्ड में कितनी पेंसिल है, दिल्ली में कितने कैमराज है, बट वो अप्रोच देखना चाहते हैं कि तुम्हारा स्ट्रक्चरल थिंकिंग है या नहीं है, तुम कैसे उसको उस नंबर पर आओगे, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम एनालिस्ट क्लब में सिखाते हैं, ठीक है? उसके बाद ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस एक्यूमेन है तो तुम बिजनेस एनालिस्ट बन जाओगे, क्योंकि सब कुछ ना डेटा से चलता है, डेटा इज द न्यू ऑयल। तो जितने भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो सारे डेटा के बेसिस पर होते हैं। अब उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, टैबलो यूज होता है, एक्सेल यूज होता है, एसक्यूएल यूज होता है जो डेटाबेस में से वो निकालने के काम आता है, डेटा वगैरह निकालने के काम आता है, राइट? तो ये सारी चीजें भी हम एनालिस्ट क्लब में सिखाते हैं, ठीक है? बिजनेस एक्यूमेन, और फिर इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्योंकि रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं आता। ओके, कमिंग बैक टू रेज्यूमेस, कॉमन मिस्टेक्स जो आपने देखी, क्योंकि आप तो क्लब भी चलाते हो, आपके पास रेज्यूमेस आते होंगे। क्लब हाँ, ठीक है, तो उसमें ऐसे क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप नोटिस करते हो कि ये तो बहुत ही बेसिक से है, नहीं Right. करनी चाहिए? देखो, 2-3 मिस्टेक्स है जो बहुत लोग करते हैं, जैसे मैंने बोला, पहले तो अपनी इमेज छाप देंगे इतनी बड़ी, ठीक है? वो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मैं वो बताता हूँ जो देखते ही पता चल जाता है, ठीक है? तो अपनी इमेज छाप देंगे, या फिर 3-4 पेज का रेज्यूमे होता है बहुत लोगों का, फॉर्मेटिंग ढंग से नहीं होती, किस कहीं पे स्पेस ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो ढंग से नहीं लिखा हुआ, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, लोग मिस्टेक्स भाई इतने लोग गलत लिखते हैं ना, मतलब अपनी स्पेलिंग वगैरह, उसमें इतनी मिस्टेक्स होती है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भाई एटीएस से सेलेक्ट भी हो गया ना, एचआर रिजेक्ट कर देगी। हाँ, क्योंकि रेज्यूमे भाई, क्योंकि कंपनी के पास क्या है, वो रेज्यूमे ही देख रही है, उसको नहीं पता तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्या सीन है तुम्हारा, कैसे बंदे हो तुम, राइट? वो रेज्यूमे देखते हैं, रेज्यूमे के ऊपर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ढंग से फॉर्मेटिंग नहीं है, राइट? जॉब डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तुमने कैसे लिखा हुआ है, तो और इंग्लिश सही है नहीं है, ठीक है? तो ये 3-4 मिस्टेक्स होती है जो बहुत लोग करते हैं, बहुत कॉमन है, और बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ी जनरलाइज चीज से मैं एक स्पेसिफिक चीज पे आना चाहता हूँ कि आपका रेज्यूमे क्या था जो कि बेरेंट कंपनी में सेलेक्ट हुआ? राइट, तो यार मैं अपनी रेज्यूमे के, वैसे मैंने एनालिस्ट क्लब में डिस्कस भी किया हुआ है अपना रेज्यूमे, हाँ। एग्जैक्टली मैंने क्या है, तो 3-4 चीजें थी जो मेरे को लगता है जो स्पाइक्स कहते हैं उसको रेज्यूमे में, जो स्टैंड आउट करती है, हाँ, ठीक है? मेरे यार मार्क्स अच्छे नहीं थे ना ब्रांच अच्छी थी, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हाँ। ब्रांच थी, मार्क्स 70% थे इंजीनियरिंग में, जो एवरेज है, मतलब ऐसे बहुत नेक्स्ट लेवल भी नहीं है और बहुत वो भी बुरा नहीं, भी लो नहीं नहीं है। है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है? तो जो स्पाइक्स थे मेरे लिए, मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी थी, सो आई वाज लकी इनफ टू गेट 2 इंटर्नशिप्स, बिजनेस और एनालिसिस में। सॉर्ट ऑफ, हाँ, एक जैसे मैंने बोला ऐप डेवलपमेंट में, तो वो थोड़ा मैं उसको मैंने लिखा है ऐसे कि थोड़ा मैं बिजनेस साइड में था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसको तुम कैसे लिखते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंटर्नशिप्स मैंने करी थी, एक मार्केटिंग की साइड की थी, और एक थोड़े एंड्रॉइड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है, सो मैंने ऐसे करके लिखा था उसको, ठीक है? एज एन इंटर्न ही था, बट थोड़ा ना तुम्हें बढ़ा चढ़ा के भी लिखना पड़ता है अपने रेज्यूमे में, लिखना बहुत अपने इंपॉर्टेंट स्किल्स है, को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है मोल्ड करना, और थोड़ा ऐसे दिखाओ कि तुमने कुछ नेक्स्ट लेवल किया है। हाँ। इंटर्न की इतनी वो नहीं होती, मतलब इज्जत नहीं देते हाँ, लेकिन exactly. तुम्हें थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि भाई तुमने कुछ भारी काम कर रखा है, और उसको डिफेंड भी करना आना चाहिए। अगर सामने से इंटरव्यूअर बोल दे, क्वेश्चंस पूछते तो डिफेंड भी करना आना चाहिए। तो मेरे को लगता है मेरी जो इंटर्नशिप्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर जो मैंने टूल सीखे थे जॉब के हिसाब से, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, टैबलो और एक्सेल भी मैंने डाला था, राइट? तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट थी। और मेरा भी ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में कॉलेज के बाद ही अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, उससे पहले मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था। तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि 6 महीने मैंने फिनटेक स्टार्टअप में काम किया है। ओके, तो जब कॉलेज के बाद फिनटेक स्टार्टअप में मेरी प्लेसमेंट लगी, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत स्किल सीखे। वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज थे उनसे बात की कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, तो काफ़ी गाइडेंस मिली। उसके बाद जाके मैं बेन क्रैक कर पाया। ओके, एक जनरलाइज्ड बात करें तो 3-4 चीज़ें ऐसी क्या हैं जो कि रेज्यूमे में होनी चाहिए, जो
उसको टॉप 1% में बना सकती है। राइट। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ है कि ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम की वैल्यू है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई भी ब्रांड नेम है यार, तुम आईआईटी से हो, आईएम से हो, या फिर अच्छे टियर 1 कॉलेज से हो, तो वो डालो, ठीक है। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो वो डालो, ठीक है। बहुत वैल्यू नहीं है, बहुत वेट नहीं है इन चीज़ों का, बट डेफिनेटली है यार। क्योंकि एक इंडियन मेंटालिटी बन चुकी है कि बंदा आईआईटी से, आईएम से है तो अच्छा होगा। धीरे धीरे कम हो रहा है, बट मैं फिर भी कहता हूँ अगर ब्रांड वैल्यू है तो वो डालो। अब ऑब्वियसली बहुत कम लोग होते हैं जो आईआईटी आईएम से होते हैं, वो ब्रांड वैल्यू ऐसे दिखा नहीं पाते, तो तुम इनडायरेक्टली दिखा सकते हो कि तुमने ऐसे किसी बंदे के साथ काम किया है जो जिसके पास ब्रांड वैल्यू है। तो जैसे आईआईटी बहुत स्टार्टअप करते हैं, तो तुम किसी ऐसे स्टार्टअप में काम कर सकते हो कि आप वर्क विद एन आईआईटी इन दिस आईआईटी स्टार्टअप, ग्रेजुएट के साथ काम आईआईटी किया ग्रेजुएट के साथ काम किया, कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे कि मैं बेन में मैंने काम किया हुआ है और मैं कोई स्टार्टअप वगैरह चल रहा हूँ, अगर तुम वहां पर काम करोगे तो वो भी तुम कह सकते हो कि किसी जो जिस बंदे ने बेन में काम किया उसके साथ मैंने काम किया। तो इनडायरेक्टली भी तुम किसी और के थ्रू भी अपनी ब्रांड वैल्यू दिखा सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा फेंकना जरूरी है। भाई फेंकना पड़ता है, देखो रेज्यूमे अगर तुम चाहते हो कि सेलेक्ट हो तो थोड़ा फेंकना पड़ता है। तो ये तुम दिखा सकते हो। फिर जैसे मैंने बोला इंटर्नशिप्स दिखा सकते हो, ठीक है। जितनी तुम इंटर्नशिप कर सकते हो उतना करो, प्रोजेक्ट्स डालो उसके अंदर, राइट। तो यही 3-4 चीजें, मतलब रेज्यूमे का क्या है भाई, तुम्हें शो ऑफ करना है जिंदगी में अगर तुम्हें कहीं शो ऑफ करना है तो वो रेज्यूमे पे शो ऑफ करना है, ठीक है। तो दिखाओ तुम रेज्यूमे पे जितना तुम डाल सकते हो, और बस वो है कि डिफेंड भी करना आना चाहिए। ये नहीं तुमने फेंक इतना दिया, सामने इंटरव्यू इंटरव्यू में के सामने चुप कि चुप हो गए, तुम डिफेंड नहीं कर पा रहे, राइट। तो फिर तो तुम पक्का रिजेक्टेड हो। तो लिखो अच्छे से और डिफेंड भी करो उसको। रेज्यूमे पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन होते हैं या कॉलेज में स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं, कॉलेज की ई सेल में होते हैं, कॉलेज के Right. किसी और सेल क्लब में होते हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स की कोई इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है? यार व्हेन यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा फ्रंट एंड रोल है, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स, ठीक है। तो अगर तुम जैसे स्पोर्ट्स कैप्टन हो कहीं, तो ये तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स दिखाती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर तुम डिबेटिंग सोसाइटीज़ में हो, या फिर तुमने एमयूएन्स होते हैं उसमें पार्ट लिया है तुमने, या फिर कोई ऐसे डिबेटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई करें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल्स दिखा रही है तुम्हें, लीडरशिप स्किल्स दिखा रही तुम डेडिकेटेड हो किसी और चीज़ के लिए भी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बात करें तो एक बहुत कॉमन नोशन है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं, है ना। वो लोगों को लगता है कि ये स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में ही है, तो कॉमन नोशन है। तो दो चीज़ें कि 10th 12th और बैचलर्स के मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं, और अगर मार्क्स कम है और नॉलेज कम है तो कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक बंदा जॉब ले ले अच्छी। तो यार देखो, जब तुम कॉलेज तुमने कर लिया और तुम जब जा रहे हो जॉब के लिए, तो 11th-12th के मार्क्स कोई नहीं देखता, सही बता रहा हूँ। कॉलेज तक देखते हैं, जब तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तब फिर भी देख लेते हो 11th-12th में क्या है। जब तुम जॉब के लिए जा रहे हो उनको क्या फर्क पड़ता है भाई तुम्हारा क्या है। कॉलेज तुम्हारा ठीक होना चाहिए और तुम्हारे स्किल्स चाहिए यार। मेरे को मतलब अगर मैं भी हायरिंग करूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा 11th-12th में क्या नंबर है उसके पास, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है जिन स्किल्स की, अगर तुम्हारे पास वो है तो मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, राइट। तो जब जॉब के लिए जाते हो तो वो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है 10th 11th 12th के बाद। ये सिर्फ कॉलेज तक ही रहता है, सारे चोचले कॉलेज तक ही रहते हैं। जॉब में जाते हो 10th के तो कोई नहीं देखता है गेस। हाँ 10th 10th के 11th तो भाई सिर्फ क्या ही है, बर्थ 10th 11th। सर्टिफिकेट और अब तो की मेरे को तरह लग रहा है काम मार्क्स आती है। लाने बड़ा इजी हो गया यार। 10th हाँ। में 10 CGPA 9 CGPA सबकी आ जाती है अब तो। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह आई थिंक मार्क्स अब लिटरली बंटने लगे हैं। हाँ, तो मार्क्स काफी दे रहे हैं, तो जॉब के लिए जाओगे तो नहीं है इतना एज सच। और अगर तुमने कहीं पे जॉब कर ली, उसके बाद तुम सेकंड जॉब के लिए स्विच कर रहे हो, उसके बाद तो भाई एकदम ही जीरो इंपॉर्टेंस हो जाती है। उसके बाद तो तुमने प्रीवियस जॉब में क्या किया और क्या स्किल्स है तुम्हारे पास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। तो वही, अगर मैं एक स्किललेस बच्चा हूँ एकदम, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता है, तो मेरे को सपोज 2 महीने 3 महीने में अगर मेरे को क्रैक करनी है जॉब, तो फिर मेरे को क्या करना होगा? ठीक है, तो देखो यार, इसी चीज के लिए मैंने एनालिस्ट क्लब भी स्टार्ट किया था। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड चीजों से हम चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि देखो अवेलेबल सब कुछ है ऑनलाइन, बट स्ट्रक्चर्ड नहीं है और ना कोई ढंग से गाइड करने वाला है। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो एनालिस्ट क्लब ज्वाइन कर लो, या फिर तुम फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस एक्यूमेन आना चाहिए। उसके लिए तुम बिजनेस केस स्टडीज, जस्ट टू डेवलप योर इंटरेस्ट इन आप बिजनेस। किसी केस स्टडी का एग्जांपल दे सकते हो कि होती क्या है केस स्टडी, कैसे होती है? राइट।
तो देखो बिजनेस केस स्टडी कुछ भी हो सकती है, राइट? कि बहुत सिंपल बता देता हूँ कि एक तुम्हारा फ्रेंड है, उसको अपनी कॉफी शॉप स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे कर सकता है, राइट? या फिर तुम्हें जिम सेटअप करना है, तो तुम जिम सेटअप कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल तरीके से। इसमें कॉम्प्लिकेशंस वो डालते हैं, ये नहीं है इतना सिंपल, बट एकदम सिंपल एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ किसी बंदे के लिए जिसको कोई आइडिया नहीं है। इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी डाल सकते हैं कि तुम्हारा इस एरिया में तुम्हारा कॉम्पिटिटर ये है, राइट? सप्लाईज तुम्हारे यहाँ से आ रहे हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, बट सिंपल टर्म्स में यही है। या फिर फॉर एग्जांपल बर्गर किंग है, उसने अभी तक इंडिया को एंटर नहीं किया, वो यूएस में बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इंडिया कैसे एंटर कर सकता है? अगर मैं अपने खुद के बताऊं तो मेरे को इंटरव्यू में क्या पूछा गया था कि जैसे मैंने बताया कि मैंने एक ऐप डेवलपमेंट में इंटर्नशिप करी थी, तो उसमें सर जो थे उन्होंने कंसल्टेंट थे, वो ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बेन, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था डायरेक्टली। तो आपका इंटरव्यू वाइस प्रेसिडेंट ने लिया था, राइट? बेन के वाइस प्रेसिडेंट ने लिया था फर्स्ट इंटरव्यू। भाई क्या ऐप बना दिया था आपने? यार नहीं, ऐसा नहीं है यार। यार इन कंसल्टिंग फर्म्स का ना बहुत अच्छा है कि वहां पे तुम किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, क्लोजली निट एनवायरनमेंट है बहुत। तो हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही वहां से काफी लोग हायर करते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट से तुम कभी बात ही नहीं कर पाओगे, राइट? वहीं पे तुम्हें ऑफिस में घूमते दिख जाएंगे, तो जाके तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, हालांकि काफी लोगों को मैनेजर लेते हैं, बट मेरा वाइस प्रेसिडेंट ने पता नहीं क्या मूड में आया, जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक स्टार्टअप है, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनकी जो ऐप होगी उसको तुम कैसे मार्केट करोगे? नया स्टार्टअप एकदम, कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने ऐप बनाई है, कैसे मार्केट करोगे? ठीक है। अब इसमें थोड़ा मैंने आउट ऑफ द बॉक्स आंसर दिया था, इसकी वजह से शायद उनको पसंद आया, इसलिए मैं सेलेक्ट हो गया था। अब बहुत लोग हैं जो उस पर सोचने लग जाएंगे, मैं ऐप को पोस्टर्स लगाऊंगा या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूंगा, ये वो करूंगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा उस क्वेश्चन को ही ट्विस्ट कर दिया था। मैं कहा था कि अगर आप एक स्टार्टअप हो तो यू शुड नॉट गो फॉर एन एंड्रॉइड ऐप, ठीक है, यू शुड गो फॉर अ वेबसाइट। क्योंकि ऐप तुम बना रहे हो, तुम्हें iOS के लिए अलग बनाना पड़ेगा, एप्पल के लिए, एंड्रॉइड के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इतना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, फिर एक बंदे को डाउनलोड करवाना ऐप बहुत मुश्किल है यार, ठीक है। अननोन बंदा है, तुम क्यों ऐप, एक तो ट्रस्ट ही नहीं होता लोगों को, क्या है, नया ऐप है, क्या है, उसको डाउनलोड करो, फिर साइन अप करो, तो बड़ा आलस आता है। उससे बेटर है तुम वेबसाइट बना दो, वेबसाइट का लिंक प्रमोट करो, ठीक है। तो क्योंकि वो इजी है, सब लोग जा सकते हैं, थोड़ा ट्रस्टेबल भी होता है। तो मैंने ये चीज आंसर करी थी, जिसकी वजह से आई थिंक उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वो यही देखते हैं, बिजनेस केस स्टडीज यही है कि वो तुम्हारा क्लाइंट है, उन्होंने एक बिजनेस प्रॉब्लम दे दी है, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को मार्केट करना है अपना ऐप, या मेरे रेवेन्यूज डिक्लाइन हो रहा है, और तुम एज एन एनालिस्ट समझ लो कि वो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम्हें उसको पूरे डिटेल में बताना है कैसे क्या होगी चीजें। तो यही चीजें वो देखते हैं। एक लाइन है सेल मी दिस पेन करके, है ना, बहुत फेमस लाइन है। तो जैसा आपने बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, तो लोग इस चीज को कैसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं? सेल मी दिस पेन, लोग अपने आप को मतलब बेचने लग जाते हैं, पेन बेचने लग जाते हैं। तो क्या माइंडसेट होना चाहिए उस लाइन को लेके? यार देखो, इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। और ये मैं ना स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए भी कहता हूँ। जैसे मैं एनालिस्ट, मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ, बिजनेस एनालिस्ट, मैं हेल्प करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ। अगर तुम्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भाई मैं तुम्हें दिन रात परेशान करता रहूँ कि भाई बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ, बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं तुम कभी नहीं बनोगे, राइट? जिस बंदे को इंटरेस्ट है वो ही उस फील्ड में जाएगा। तो सेल मी दिस पेन का भी यही मतलब है कि जब तक उस बंदे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 100 पेन है, तो मेरा पेन क्यों लोगे, अनलेस उसमें कुछ डिफरेंट होगा। तो इट्स ऑल सप्लाई एंड डिमांड। अगर तुम्हारी डिमांड है उस चीज की, तभी मैं तुम्हें सप्लाई कर पाऊंगा ना, तभी तुम इस पेन बेच पाऊंगा। जबरदस्ती तो बेचूंगा नहीं कि भाई ये भी ले ले, अपनी जेब में रख ले, ऐसा कुछ, है ना। तो वो ही है सप्लाई एंड डिमांड। इस सब में कॉन्वर्सेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी भी चीज़ को बेच रहे हो, आपको उसको समझाना आना चाहिए, अपनी चीज़ बेचनी आनी चाहिए, है ना। जब तक आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स अपनी शोकेस नहीं करोगे, तब तक सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बेच रहा है। तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपके यार? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स ही है, ठीक है। अगर तुम बहुत हाई लेवल पर जाओगे ना, सीईओज या फाउंडर्स के लेवल पे जाओगे, वो कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना आता है, ठीक है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम किसी भी फील्ड में हो, कभी भी हो, तो अगर तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो उससे इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। सीईओ या फिर मैनेजमेंट लेवल पर तुम हार्ड स्किल्स तुम्हारे बहुत कम हो जाते हैं,
ठीक है, तुम्हें कोई सीईओ लैपटॉप पे बैठ के कुछ कोडिंग करता हुआ रेयरली दिखेगा। उनका है कि भाई मेरे को जाना है क्लाइंट्स कस्टमर से बात करनी है, तो वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए भी, सिंस यू इंटरेक्टिंग विद सो मेनी फाउंडर्स ओनली और एंटरप्रेन्योर्स, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोडर हो तो भाई अपने पीछे लगे रहो लैपटॉप में, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी गुड। मैंने देखा है बहुत लोग सिर्फ बातचीत करके जॉब ले लेते हैं, राइट। है ना, बात कर करके। मेरे को वो चीज़ मतलब मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं है कि सिर्फ बात करके, क्योंकि आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो कभी आपने ऐसा केस देखा है कि सिर्फ बात करके इसने जॉब ले ली? भाई बहुत। तो यार क्या है जॉब, क्या है कि तुम्हें वहां पे प्रोडक्ट क्या है, तुम खुद अपना प्रोडक्ट हो, तो वही सेल्स पिच है। जॉब इंटरव्यू इज अ सेल्स पिच, ठीक है, तुम्हें खुद को बेचना है बेसिकली इंटरव्यूअर को, तुम कैसे उस कंपनी में हेल्प कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बात लग करके हो जाता है यार ऐसे। मतलब अगर तुम्हें बस ये भी नहीं सिर्फ बात ही करनी आती है, उसने कुछ ऐसे पूछ लिया, हार्ड स्किल्स पूछ लिया, तो तुम्हें कुछ नहीं आता। थोड़े हार्ड स्किल्स है, बट आई थिंक 40% ऑफ द इंटरव्यू कैन बी कन्वर्टेड जस्ट हाउ यू टॉक, राइट। अगर तुम अपने आप को बेच पा रहे हो कि सर मैं आपकी मतलब इनडायरेक्टली ऑब्वियसली कि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहूंगा, जो स्किल्स है वो आपके सब वो डिमांड के हिसाब से मैच करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही है, मतलब सेल मी दिस पेन की जगह सेल योरसेल्फ टू द इंटरव्यूअर। अगर हम लोग इतने बड़े फाउंडर्स और सीईओ लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द माइंडसेट दैट दे कैरी जिसकी वजह से वो वहां पे पहुंचते हैं? मतलब कुछ टिपिकल, फॉर एग्जांपल एलोन मस्क ने एक बार टेस्ला का खुद ही नेगेटिव पीआर किया था ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ साइबर ट्रक। तो फिर ये सारी चीजें आई डोंट थिंक कोई भी नॉर्मल इंसान सोचेगा। इफ आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी, मैं सोचूंगा कि भाई जितना पॉजिटिव रख सकूं वैसे रखूं। तो हाउ डज द माइंडसेट ऑफ टॉप सीईओज डिफर्स? राइट। तो यार इस पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट पे काम किया था व्हेन आई वाज वर्किंग इन बेन। तो वहाँ पे वर्ल्ड के बहुत बड़ी कंपनीज के सीईओज आए थे। मतलब आई कांट नेम द क्लाइंट, ठीक है, बट अगर तुम्हें थोड़ा बताऊं तो जैसे नाइकी, एडिडास लेवल क्लाइंट्स, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी कंपनी के कम से कम 5-10 क्लाइंट्स होंगे, एंड उनको बेन थोड़ा हेल्प कर रहा था। तो जब आप उस लेवल पर होते हो ना, तो आप माइनर चीजें नहीं देखते, आप बड़े लेवल पे चीजें देखते हो कि कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। और वो अपना कॉर्पोरेट कल्चर बहुत देखते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका कल्चर कैसा होना चाहिए, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो वो इस लेवल पर फिर चीजों को देखते हैं, एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं कि ठीक है मैंने भाई इंडिया कवर कर लिया है, अमेरिका कवर कर लिया, अब नेक्स्ट में यूरोप में कैसे कर सकता हूँ, वहां पे मेरी क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, उस मार्केट को मैं कैसे एंटर कर सकता हूँ। अब तुम उसको देख लो, अमेज़न को देख लो, फॉरेन की कंपनी है भाई और रूल कर दिया इंडिया पर, ठीक है। और अगर तुम जो कैश ऑन डिलीवरी है तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, अमेरिका में अगर तुम अमेज़न से कुछ मंगा रहे हो तो वो कैश ऑन डिलीवरी है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करो। बट इंडिया के लोग स्पेशली लेके आए, उन्होंने मार्केट सर्च किया, और फ्लिपकार्ट तो भाई मतलब अपनी देसी कंपनी है, उनको हटा दिया उन्होंने, अमेज़न ने रूल कर लिया प्रॉपर। तो इस लेवल पर सीईओज और फाउंडर्स काम करते हैं, एक काफी ओवरऑल लेवल पर, और अपना यही चीजें देखते हैं, हाउ दे कैन एक्सपैंड, और दूसरी चीज हाउ दे कैन हैंडल द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर। तो अपनी कंपनी में क्या, उनका हर एक कंपनी का एक कल्चर होता है, और इसमें मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी बहुत हेल्प करता है। मतलब तुम खुद सोचो, एक कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज है, तो 10,000 लोगों को मैनेज करना आसान है क्या? अगर एक बंदा भी वीकलिंग हो गया, मतलब एक बंदा भी खाली छोड़ दिया, तो वो बंदा एंजॉय करेगा, भाई पैसे आ रहे हैं क्या, कोई देखने वाला थोड़ी ना है। तो बट कंपनी का अगर तुम जॉब में काम करोगे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि हर एक बंदे पर प्रेशर होता है, और इसके लिए कंपनी कल्चर बिल्ड करना पड़ता है। उसके लिए स्पेशली मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है भाई, बहुत कंपनीज आती है, कहती है कि भाई हमें ऐसा स्ट्रक्चर बना के दो जिसमें हम एफिशिएंसी भी काफी हाई और हर एक बंदे पे प्रेशर भी रहे, जितने हम पैसे दे रहे हो उतना वो काम भी करे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस आई गेस ये जो एमएनसीज हैं, एमएनसीज के फाउंडर्स और सीईओज हैं, इनको वर्ल्ड वाइड जो कल्चर है उनको भी ध्यान में रखना पड़ता होगा अपना प्रोडक्ट निकालने के पहले, राइट। क्योंकि इंडिया में अलग कल्चर है, बाहर अलग कल्चर है, वो उनके एक ही कंपनी के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको कैसे प्रमोट करना है उसमें भी डिफरेंस आता होगा। भाई बहुत डिफरेंस आता है। अगर कोई बाहर जाएगा ना मैकडी में, वो खा नहीं पाएगा। कोई इंडियन बाहर मैकडी में जाएगा ना, बीफ बिल्कुल भाई वहां पे commonly जैसे मैं मिलता है। कनाडा गया तो वहां पे बर्गर, अगर तुमने बोला मेरे को बर्गर चाहिए, तो मतलब उसमें बीफ है, जहां बर्गर आ गया वो बीफ ही है, ठीक है। तो मेरे को भी पहले यकीन नहीं हुआ, मैं कहा यार ऐसा सुन यार इंडिया में तो बीफ तो एक तो बैन ही है, ऊपर से मतलब बताएंगे तो कुछ तो करेंगे। तो कहता नहीं भाई तू बेशक पूछ ले, वहां पे ना अगर तुम्हें चिकन चाहिए तो चिकन सैंडविच बोलते हैं वो, और अगर बर्गर है तो इट हैज बीफ इन इट।
Okay. एटलीस्ट कनाडा में जितना मेरे को पता है। ओके तो देखो वो मार्केट के हिसाब से चीजें डेफिनेटली डिफरेंट करते हैं। इंडिया में मैं कालू मिलते, मैं कालू टिक्की मिलते हैं। हाँ, अब हाँ। तुम भाई तुम बाहर जाओगे वहां पे बोलोगे मैं कालू टिक्की चाहिए, वो देंगे तो ना। हाँ हाँ तो वो वाला सीन है यार, ऑब्वियसली यार वो कल्चर के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उस मार्केट के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनीज भी चीजें चेंज करती हैं। तो सबके अंदर वैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली वाइब नहीं होती है, या कह लो फायर नहीं होती है, कुछ लोगों को जॉब ही करनी होती है। तो एक बंदा एफिशिएंटली जॉब में कैसे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सबको जॉब में अप्लाई करना भी नहीं आता है, लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। तो एफिशिएंटली कोई इंसान कैसे जॉब में अप्लाई कर सकता है? राइट। तो देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारी कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है, अगर कॉलेज में कंपनीज आ रही है उससे बेटर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। बट बहुत लोगों की कॉलेज में आती नहीं है कंपनीज। तो सेकंड चीज इज रेफरल। अगर तुम कहीं से भी रेफरल ले सकते हो। अब रेफरल क्या, अगर फैमिली और फ्रेंड है, अगर तुम्हारे कोई पापा का दोस्त है या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है, राइट, उससे अगर तुम बोल सकते हो भाई अपनी कंपनी में रेफर कर दे, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए, राइट। और या फिर कॉलेज का कोई एल्यूमिनाई है, ऑलरेडी तुम्हारे कॉलेज में था, वो कहीं अच्छी कंपनी में जॉब करे तो उससे बोल दो, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, स्कूल एल्यूमिनाई है उससे हो जाता है बिल्ड। अब ये भी ऑप्शन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है तुम लिंक्डइन पर जाओ, जिस कंपनी में तुम्हें अप्लाई करना है उसके एम्प्लॉय सर्च करो, ठीक है। और एचआर देखो, एचआर कोई बंदा या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो 2-3 साल से काम कर रहा है, तो उसको तुम अप्रोच कर सकते हो कि भाई मेरे को रेफरल दे दे। तो ये 2-3 वीज़ा जिससे तुम कर अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि सपोज मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, मेरा रेज्यूमे हो सकता है शॉर्टलिस्ट हो गया हो, बट जो जिस बंदे का रेफरल है वो ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, तो मेरा कभी सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा रेफरल नहीं है। क्या, एक बार फिर से रिपीट करिए। सपोज मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, है ना, और मेरे साथ साथ एक बंदा है जिसने रेफरल के साथ अप्लाई किया। मेरा रिज्यूमे भले ही बहुत अच्छा है, हो सकता है सिलेक्ट हो जाए, लेकिन उस बंदे का सिलेक्ट हुआ जिसका रेफरल लगा हुआ है। राइट। हाँ यार, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास रेफरल है तो उसकी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब अगर मैं काम कर रहा हूँ, तुम किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और तुम मेरे को रेज्यूमे देते हो, तो मैं कहूँगा भाई शुभम का है, मेरा दोस्त है, जानता हूँ मैं इसको अच्छे से, इसका प्रॉपरली मैं भी अपने तरफ से देखूंगा कि एचआर के पास जाए प्रॉपरली, उसको मैं बोलूँ, थोड़ा बताऊँ अपने मतलब शुभम के बारे में, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कंपनी में तो यार बहुत लोग अप्लाई करते रहते हैं, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है उस चीज में, तो रेफरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है तुम्हारा अच्छा हो, बट तुम्हारे पास अच्छा रेफरल नहीं है तो वो कोई ध्यान ही ना दे उस रेज्यूमे पे। बट रेफरल होता है तो बोल सकते हो ना कि भाई शुभम है, एक बार देखो, एचआर को भी तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो कंपनी में, तो बोलते हो भाई मेरा दोस्त है, थोड़ा देखो अगर कुछ हो सकता है तो। एक चीज जो मैंने आप देखी जब आप अभी ये क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, कि आपने कोई भी टिपिकल मेथड नहीं बताया कि लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो या जॉब की वेबसाइट्स पे naukri.com वगैरह पे अप्लाई कर सकते हो। आपने मोस्टली वो टेक्निक्स बोली जिसमें देयर इज अ ह्यूमन इन्वॉल्व, जो कि आपको रेफरेंस देगा, जो कि आपका रिज्यूमे एटलीस्ट 100 लोगों के ऊपर रखेगा। तो फिर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है रेफरल की, लाइक रेफरल से जॉब मिलना एक्चुअली इतना ईजी हो जाता है? यार ऑब्वियसली मतलब जितने भी मेथड है, ठीक है, मेथड 2-3 है। जैसे रेफरल हो गया, एक तुम कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जैसे अगर तुम्हें डिलॉयट में चाहिए तो डिलॉयट करियर्स इंडिया लिख दो, ठीक है। अगर कोई ओपनिंग्स होगी वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। फिर naukri.com जैसे तुमने कहा, इंटर्नशाला, इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए ये भी हैं ऑप्शंस, राइट। बट रेफरल डेफिनेटली इन सबसे ऊपर आता है, इसलिए मैं उसकी बात ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि रेफरल डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस यार। क्योंकि अप्लाई तो कंपनी से बहुत लोग कर रहे हैं, बट एक स्पेशल तुम्हारे पास अप्रोच है तो उसको यूज करो ना। तो वो वाला सीन है। जैसे सपोज एज अ फ्रेशर व्हेन आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, तो मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस देखना चाहिए। पहली बात तो वर्क लाइफ बैलेंस होता है क्या है अकॉर्डिंग टू यू? यार वर्क लाइफ बैलेंस यही है कि तुम काम भी कर पा रहे हो उसके, और तुम बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, और भी तुम्हारी लाइफ है। क्योंकि बंदा क्यों कमा रहा है? उड़ाने के लिए और थोड़ा एंजॉय करने के लिए, राइट। अगर भाई तुम पूरे 12-12 घंटे ही काम कर रहे हो, 15-15 घंटे काम कर रहे हो, बस यही है, काम किया, सो गए, फिर काम किया, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा ही नहीं। बट जब कंपनीज आती हैं हमारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट देने, तो उनका यही रहता है कि भाई फ्रेशर हो, ना पैकेज देखो ना वर्क लाइफ बैलेंस देखो, तुम्हें जहां नौकरी मिल रही है ले लो चुपचाप। तो क्या ये अप्रोच रखना चाहिए या फिर चेंज करना चाहिए? देखो यार, एज अ फ्रेशर मुश्किल होता है मार्केट में जॉब लेना, ठीक है। तो एटलीस्ट कहीं से तुम स्टार्ट करोगे ना, तो इसलिए आई थिंक इसलिए वो गाइड करते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा पहले स्टार्ट तो कर दो कहीं से, कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा, कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा सा,
ठीक है, क्योंकि फ्रेशर मुश्किल है थोड़ी जॉब लेनी, ठीक है, तो थोड़ा तुम स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, 1-2 साल तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट यार लॉन्ग टर्म वो पॉसिबल ही नहीं है। 1-2 साल तुमने चलो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखा, थोड़े बहुत ठीक ठाक कंपनी में काम भी कर लिया, दैट्स स्टिल बेटर कि तुम लॉन्ग टर्म तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, राइट। स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज चलता है, बट ओवरऑल अगर तुम देखोगे अगले 20-30 साल और उसमें तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वो सही चीज नहीं है, फिर तुम्हें स्विच कर लेना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस देखना चाहिए आफ्टर 3-4 ईयर्स ऑफ वर्किंग। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। नहीं चलेगा भाई, तुमने इतना काम कर लिया है, ठीक है, अंधा पैसा कमा लिया है, और फिर एक दिन तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई, ठीक है, ऐसे हार्ट अटैक आ गया या फिर कोई और इशू हो गया, जितने तुमने पैसे कमाए 10 साल में मिनटों में चले जाते हैं। हाँ। एक बार हॉस्पिटल में स्टेप करो, हाँ। ऐसा बिल बनाते हो तुम्हारा, जितना कमाया सारा चला जाएगा, सारी सेविंग्स। मेरा एक दोस्त है, बैंगलोर में रहता है, वो अभी महीने का 1,20,000 तक कुछ कमा रहा होगा, बट उस बंदी की कोई लाइफ नहीं है, वो Right. काम करता है और वो अकेला ही है ना, मतलब उसको दोस्त भी नहीं है और कोई लाइफ नहीं है उसको, वो कमाता है घर आता है, कमाता है घर आता है, बस। हाँ, और आई थिंक रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि किसी एम्प्लॉय ने सुसाइड भी कर लिया था। हाँ तो वो भी यार बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि लोग ना अपनी हेल्थ का ध्यान रख पा रहे हैं, ना किसी से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख लिया, फिर जॉब पे निकल रहे हैं, कोई एक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है प्रॉपरली, ऐसे दोस्तों के साथ नहीं बैठे, फैमिली आज सब दूर रह रहे अपने घर से, फैमिलीज के साथ नहीं रह रहे, ना किसी कोई एक्सरसाइज कर पा रहे ढंग से, तो वो लॉन्ग टर्म भाई पॉसिबल नहीं है। और देन ऑब्वियसली इसलिए इतने ज्यादा डिप्रेशन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो, आके सो रहे हो, फिर जा रहे हो। तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। जैसे इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है हसल के नाम पे। हाँ, वो कौन सा सीईओ था जिसने बोला था 70 घंटे काम करने चाहिए? नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति को नारायण मूर्ति ने जो बोला था। हाँ तो यार और कितने लोगों ने उसके अगेंस्ट भी बोला था। हाँ तो भाई ये मैं तो कहता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पुणे के एक कंसल्टिंग स्टार्टअप में था, जॉब कर रहा था एज एन एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वहाँ पे हम लोग की जो शिफ्ट थी वो फ्रॉम 10 to 11:30 थी, 13.5 घंटे की वर्क शिफ्ट थी। अच्छा। बिकॉज हम लोग को 10 बजे एज फ्रेशर्स जाना होता था ट्रेनिंग के लिए, एंड देन क्लाइंट्स मोस्टली दुबई के थे, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग को लेट नाइट तक रुकना होता था। बट वर्क आवर्स और वर्क कल्चर, इन दोनों में एक स्टार्क डिफरेंस होता है, ऐसा हम लोग की तब का जो टीम लीड था उसने कहा था कि वर्क आवर्स आपके ज्यादा है बट वर्क कल्चर कंपनी का बहुत अच्छा है। अच्छा। तो इसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज तब मेरे आसपास के जितने फ्रेशर्स थे इंक्लूडिंग मी, हम सब मैनिपुलेट हो गए थे इस चीज से। अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा वही संदीप महेश्वरी टोन में आके बोल दिया था उन्होंने। हाँ बट वर्क आवर्स और वर्क कल्चर डिफरेंट कैसे? यार देखो, वर्क बहुत लोग, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता तुम्हें कंपनी में क्या क्या चीजें बोली थी, लेकिन जो तुम्हारे वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्क कल्चर क्या होता है कि बहुत बार तुम, जैसे तुमने बोला 13 घंटे का काम था, बट हो सकता है बीच में 2 घंटे का ब्रेक देते हो, या फिर तुम टीटी खेल सकते हो, मतलब वो डिपेंड करता है अगर तुम्हें मैनिपुलेट किया है कैसे किया है। जैसे कुछ कंपनीज में होता क्या है कि 13 घंटे का काम है, लेकिन तुम एफिशिएंटली काम सिर्फ 5-6 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे के बाकी जो 2-3 घंटे है वो तुम बाहर चले गए, थोड़ा घूम लिया, या फिर ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया, टीटी खेल लिया या कुछ घूम के आ गए। तो आई थिंक बहुत लोग वर्क कल्चर, मतलब अब पता नहीं मैनिपुलेट कर रहा था तुम्हें बंदा या क्या कर रहा था, बट मैं हम मतलब लोग को तो तुमने कर ये रहा बताओ था एफिशिएंटली effectively। कितना काम किया? 13 घंटे का काम हम किया लोग को है। बैठना होता था, वहां बैठ के मैं इधर उधर करूँ वो अलग बात है, बट वहां हाँ, बैठना हम लोग को पूरे टाइम होता था। यार दिन वैसे में 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, 45 मिनट्स फॉर लंच एंड 15 मिनट्स फॉर टी। यार वैसे उसका भी कोई फायदा नहीं है अगर तुम 13-14 घंटे बैठ रहे हो और तुम्हारा पूरा दिन ही जा रहा है, टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ऐसे एफिशिएंटली काम। वो मैं तो मानता हूँ कि वो कंपनी बेटर है जिसमें तुम चाहे 4 घंटे बैठो, 8 घंटे बैठो, बट काम करके अपना फिर बाकी चीजों के लिए तुम्हें टाइम मिल रहा है और चीजों करने के लिए। आई थिंक ये चीज ना थोड़ा इंडिया में भी इशू है। मेरे को लगता है इंडिया का जो वर्क कल्चर है बहुत बेकार बनाया हुआ है लोगों ने। अगर तुम बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो 4-5 जब 4 PM या 5 PM हो जाता है, उसके बाद उनको ना कॉल आता है ना कुछ आता है, काम खत्म हो जाता है। 5 बजे पैकअप, मतलब पैकअप। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली लॉ लाया है इसी पे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया नहीं लाया था, कि आप अपने वर्क शिफ्ट के बाद आप चाहो तो ऑफिस कॉल्स इग्नोर कर सकते हो लीगली, हाँ। क्योंकि आप अब टेक्निकली शिफ्ट पे नहीं हो अपनी।
तो इस पे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया लॉ लाया जस्ट फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज। यार वो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी लॉज है बट वो फॉलो नहीं हो रहे प्रॉपरली। यहाँ पर तो सैटरडे संडे भी कॉल कर देता है बंदा हाँ। यहाँ रमेश काम कर देना। वर्क फ्रॉम होम तो बहुत हेक्टिक है, मेरे को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में आपको रात के 2 बजे भी कॉल में बैठा देंगे ये लोग। हाँ वर्क फ्रॉम होम तो और बेकार है यार कोविड के टाइम पे तो हाँ। मतलब जो, क्योंकि फिर तो मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाते तो हाँ। बहुत लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम में फिर लैपटॉप खुला हुआ है, काम चल रहा है, वहीं पे खाना खा रहे हैं, तो वो तो और बेकार है। कम से कम ट्रैवलिंग में थोड़ा टाइम पास हो जाता था, 2 लोग दिख तो जाते थे। हाँ। अब घर पर तो सिर्फ लैपटॉप है, तुम हो और वो जूम की जो साउंड Screen है है, भाई, उससे अलग ही, उसमें तो इतने रील्स बन रहे हैं ना। एक बंदे का भी आज ही रील देख रहा था, वो ऐसे खड़ा हुआ है, एकदम से जूम की कॉल की और ट्यून बज गई और डर गया। लोग सो रहे हैं, एकदम से बज गए, वो उठ गया। तो हाँ यार वर्क फ्रॉम होम तो और बेकार है यार, मतलब उसमें तो प्रॉपर ही तुम्हें घिसा देते हैं। और मेरे को लगता है थोड़ा हाइब्रिड होता है ना बेटर है, क्योंकि हाँ, बंदा बार बार ऑफिस जाके रोज सुबह उठ के, कुछ लोग तो 2-2 3-3 घंटे भी ट्रैवल करते हैं ऑफिस के लिए। तो आई थिंक हाइब्रिड हो तो बेटर, थोड़ा घर से भी काम कर सको और ऑफिस भी जाने को मिले। आईटी के वेटरन से मैं बात करता हूँ ना, जो कि पिछले 15-20 साल से आईटी में ही काम कर रहे हैं, तो लोग बताते हैं कि जब तक कंप्यूटर्स थे तब तक सबसे सॉर्टेड लाइफ थी, बिकॉज एक बार आप ऑफिस से बाहर निकले तो कोई काम करने के लिए आपको बोल ही नहीं सकता है। हाँ फिर लैपटॉप्स आए तो फिर थोड़ी पोर्टेबिलिटी आए, और अब वर्क फ्रॉम होम में तो आपके 2 बजे भी क्लाइंट कॉल्स होती हैं, दोपहर 2 बजे भी होती हैं। अब It's तो भाई very वो fucked up. लैपटॉप को भी स्लीक से स्लीक करते जा रहे हैं। हाँ। कि भाई अब तो पॉकेट में ही रख लो, लेकिन हर पॉकेट में ही रख जगह लो, घूमो। टैब लेके घूमो। हाँ। तो वही है, और हर चीज कनेक्टेड कर दिया यार, फोन पर भी हाँ। सारे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह सब कुछ आ गया है। हाँ। तो मैंने भी इनिशियली डाउनलोड नहीं किया था, बट फिर जो मेरे मैनेजर थे उसने भी बोला कि वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डालो, कनेक्ट करवाए। मैं कह रहे यार डालना ही पड़ेगा लगता है। अच्छा, ये चीज वर्क लाइफ बैलेंस के लिए स्टार्टअप ज्यादा बेटर है या एमएनसी? मतलब दोनों में डिफरेंस है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्टअप में आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है, हाँ। बट वहाँ पे काम आपको घिस कर करवाते हैं। और एमएनसी में शायद हो सकता है मौका ना मिलता हो सीखने का, बट वहाँ पे थोड़ा आपका रिलैक्स्ड होता है। यार मैं पता है इसमें क्या कहता हूँ कि मिड कंपनीज पे जाओ ना, जो एकदम स्टार्टअप है और ना जो एकदम एमएनसीज है। मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि मैंने दोनों में काम किया हुआ है, ठीक है। मतलब एकदम प्योरली स्टार्टअप में काम नहीं किया, मैंने मिड कंपनी में काम किया जिसके पास अराउंड 500 एम्प्लॉयज थे, ठीक है। वो स्टार्टअप में काउंट करते हैं उसको, लेकिन इट वाज स्टिल अ मिड डिसेंट कंपनी, हाँ मिड साइज कंपनी, राइट। तो जो स्टार्टअप अगर है ही 10-15-20 लोग या 30 लोग, तो उसमें तो भाई घिसा देंगे वो, मतलब बहुत काम करवाएंगे, क्योंकि 30 लोग है, प्रॉपर काम ही इतना होता है स्टार्टअप में, राइट। हाँ। ठीक है। उसके बाद एमएनसीज का क्या सीन है, जब बहुत बड़ी कंपनी में जाते हैं ना, तो उनके सिस्टम्स इतने अच्छे होते हैं कि किसी बंदे को वेला बैठने नहीं देंगे। जैसे बहुत कंपनी स्काइप यूज करती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करते हैं, उसमें भाई लिखा जाता है अगर तुम यूज नहीं कर रहे हैं लैपटॉप तो आ जाएगा इनएक्टिव फॉर 30 मिनट्स, इनएक्टिव फॉर 40 मिनट्स, राइट। तो तुम्हारा मैनेजर पूछ सकता है भाई 40 मिनट से कहाँ थे तुम। तो वो भी इतने माइक्रो मैनेज में इतने अच्छे होते हैं ना कि उसमें भी थोड़ा इशू हो जाता है थोड़ा। और फिर कुछ कंपनीज का कल्चर होता है, वो जेन्युइनली कोई बड़ी कंपनी है उनका कल्चर अच्छा भी होता है, राइट। और मिड साइज में क्या होता है कि यू आर बिटवीन द बोथ, ठीक है। तो वहां पे ज्यादातर लोग थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि वहां पे क्योंकि माइक्रो मैनेज लेवल तक वो पहुंचे नहीं, और स्टार्टअप वो है नहीं कि एकदम ही हर बंदे पे आंख रख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बेटर होता है मिड सम, मतलब अगर तुम वर्क लाइफ बैलेंस देख रहे हो तो मिड साइज कंपनीज रिलेटिवली बेटर होती है, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। आप बिग 4 के बारे में बात करना चाहोगे कुछ, क्योंकि आप काम भी कर चुके हो, और साथ ही साथ जो छोटी कंपनीज हैं, बेसिकली हाउ डज द लर्निंग आर्क डिफर फॉर एन एम्प्लॉय? राइट। तो यार मैंने एमबीबी में काम किया हुआ है, मैकेंजी, बेन एंड बीसीजी, 3 कंपनी में बेन में काम किया हुआ है। तो थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ बिग 4 और एमबीबी में भी, ठीक है। तो बिग 4 है, जैसे एज द नेम सजेस्ट, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड 4 कंपनीज, मतलब जो बिग 4 है वो कंसल्टिंग फर्म्स की सबसे बड़ी कंपनीज है। तो बहुत एम्प्लॉयज है, वो सिर्फ कंसल्टिंग भी नहीं करती, वो ऑडिट भी करती है, वो टैक्सेस वगैरह भी देखती है, गवर्नमेंट के साथ भी काम करती है, राइट। और बहुत, जैसे डिलॉयट की बात करूँ तो भाई डिलॉयट काफी बड़ी है, शायद 135 प्लस ऑफिसेज में है वो, 65 प्लस कंट्रीज में, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत एम्प्लॉयज काम करते हैं। तभी अगर मैं मैकेंजी, बेन एंड बीसीजी की बात करूं तो दीज आर द प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म्स, मतलब इनके एम्प्लॉयज कम है बट इनके पर्क्स और इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इंडिविजुअल अगर लेवल पर मैं देखूं, अगर तुम बिग 4 में काम कर रहे हो तो तुम कंसल्टिंग, टैक्सेस या ऑडिटिंग वगैरह में भी काम कर सकते हो, और रिलेटिवली उनकी सैलरीज थोड़ी कम होती है। अगर इंडिया की बात करूँ तो शायद 5-6 लाख रुपए देते हैं एज अ फ्रेशर बिग 4 में, ठीक है। अगर एमबीबी की बात करूँ तो 10 to 15 लाख रुपीस पर एनम देते हैं एज अ फ्रेशर, तो ऑलमोस्ट ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है
पर्क्स भी डिफरेंट है यार। अगर तुम एमबीबी में काम कर रहे हो तो कैब्स के भी पैसे मिलते हैं तुम्हें, खाना भी फ्री में मिलता है, ट्रैवल भी काफी फ्री में मिलता है, राइट। बिग फोर में इतना ज्यादा नहीं होता। तो यही है, तो बहुत लोग जो बिग फोर में काम करते हैं दे वांट टू शिफ्ट टू एमबीबीज, ओके। जबकि ये छोटी कंपनीज है, बट हाँ, वो है कि exactly. इनके पर्क्स बहुत बड़े हैं। While you were saying, मैं सोच यही रहा था कि when they are the big four तो फिर ये सारी चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए। हाँ, बट ये है कि इतने इतने एम्प्लॉयज उन्होंने रखे, इतनी सर्विसेज में है, इसकी वजह से उनको बिग फोर बोलते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज इतने ज्यादा, इतने सारे क्लाइंट्स हैं। बट ये है कि भाई एकदम वो बना नहीं देते कि कम लोग हैं लेकिन क्वालिटी लोग हैं, तो वो वाला हिसाब हो गया थोड़ा। आपने इतने बिजनेस को बनते हुए देखा होगा या बनाने में मदद की होगी, है ना? Right. तो एक बंदा जिसको एक खुद का स्टार्टअप करना है, उसको आप कुछ क्या टिप्स दोगे? तो यार स्टार्टअप अगर खुद का करना है तो मैं तो कहूँगा, जैसे बहुत मेरे को लगता है स्टूडेंट्स देखते हैं पॉडकास्ट वगैरह तुम्हारा, तो सपोज जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट है, कॉलेज के अंदर है, राइट, और उसको स्टार्ट करना है कुछ भी, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो मार्केट रिसर्च नहीं करते, उनको लगता है मेरा आइडिया है, बेस्ट आइडिया है, ठीक है, यही चलेगा। ये गलती हम लोग भी कर चुके हैं। हाँ, तो उनको लगता है कि भाई हमने जो सोचा है वो तो पूरी दुनिया लेगी, ये है वो है, ठीक है। बन गया इंडियाज नेक्स्ट यूनिकॉर्न। हाँ, तुमने मेहनत भी कर ली पूरा कर, और क्या 99% 98% स्टार्टअप फेल भी होते हैं, क्योंकि उनको उनके दिमाग में बड़ा आइडिया होता है, बट जब वो मार्केट में निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई कुछ भी नहीं है, खुद आइडिया है और कोई ले नहीं रहा है, राइट। तो आई थिंक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तुम मार्केट रिसर्च करो, क्या है मार्केट में, कौन वो है, प्लेयर्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन है तुम्हारे, तुम उनमें से क्या स्पेशल कर रहे हो। अगर कुछ बेटर दोगे तभी तो तुम वो कस्टमर शिफ्ट होंगे, ऐसे तो है ना तुमने जो मार्केट में चल रहा है वही प्रोडक्ट बना दिया तो कोई शिफ्ट नहीं होगा। जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है अश्नीर ग्रोवर की कंपनी का क्या नाम था, भारत पे। तो पेटीएम ऑलरेडी चल रहा था, सब लोग पेटीएम यूज कर रहे थे, तो भारत पे इतना बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने एक्चुअली जो मर्चेंट जो होते थे उनकी फीस 0 कर दी थी। पेटीएम चार्ज करा था शायद 1% या 0.5% जो भी चार्ज करा था, उन्होंने 0 कर दी थी, इसलिए लोग शिफ्ट हो गए। तो अगर तुम कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें तुम्हारा बेटर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो मैं तो उसको कहूंगा कि भाई तुम कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, क्योंकि तुम देख ही रहे होगे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो आज कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, Zomato, Blinkit, Swiggy, सब कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं भाई। इनफैक्ट जो भी शार्क टैंक पे जितने भी लोग आए थे वो भी रील्स डाल रहे हैं, अश्नीर ग्रोवर भी अपनी पत्नी के साथ डालते रहते हैं। वो तो क्रिंज फेस्ट है। राइट। तो मतलब, और निखिल कामत यार, बिलियनियर को उसको जरूरत है, वो पॉडकास्ट ही कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी कितनी अवेयरनेस बढ़ी है लोगों को। जीरोधा के बारे में जो ट्रेडिंग में थे उनको थोड़ा पता था, लेकिन अब इन जनरल काफी लोगों को पता चलता है। हम भी बात कर रहे हैं, हम भी प्रमोट ही कर रहे हैं, उनको देखा जाए तो ठीक है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बिजनेस ओनर्स अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहे हैं, और अब कंटेंट क्रिएटर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे टेक बर्नर ने किया है, रणवीर अलाहाबादिया है, सबने। बेसिकली एक साइकिल होती है कि आप या तो अपने खुद को बना लो तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाओगे, या तो प्रोडक्ट बना लो फिर आप अपने आप को बेच पाओगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के। और आई थिंक वो सबसे बेस्ट है। मतलब अभी मैं कहूंगा तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास ना पैसे ना एक्सपीरियंस है, तो भाई कंटेंट क्रिएशन में 0 से स्टार्ट कर। मैंने 0 से स्टार्ट किया था, सब अपना यूट्यूब चैनल 0 से स्टार्ट करते हैं। कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें, एक कैमरा चाहिए, थोड़ी लाइटिंग, थोड़ा कैमरा ले लो, थोड़ा क्वालिटी अच्छा हो जाए, ऑडियो के लिए स्पीकर ये ले लो, माइक वगैरह ले लो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट होगा तुम अगर उस चीज में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उससे तुम्हें थोड़ी डिमांड का भी पता चलता है। अगर मैं भी अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने भी नॉर्मली यूट्यूब स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं जैसे काफी बिजनेसेस को, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को हेल्प कर रहा था, ठीक है, उनके बिजनेसेस में हेल्प कर रहा था। और फिर मैंने नोटिस किया कि बाकी यूट्यूबर्स भी ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे टाइम पे फिजिक्स वाला और अमन दत्तरवाल ने स्टार्ट किया था अपना, ठीक है। तो मेरे को उसमें काफी इंटरेस्ट आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी तक तो यूट्यूबर्स थे, अभी प्रॉपर बिजनेसेस कर रहे हैं, और कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं भाई। मतलब फिजिक्स वाला 8,000 करोड़ की कंपनी है उसकी, अब मतलब अन अकेडमी, बायजू सबको पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो पोटेंशियल देखो ना, बंदा बेस्ड ऑन हिज पर्सनल ब्रांड, बंदे ने कहाँ से स्टार्ट किया है और आज क्या कर रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। 0 से स्टार्ट किया है सबने, 0 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, 0 व्यूज, 0 मनी, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब जब वो फिजिक्स वाला अमन दत्तरवाल कर रहे थे, वही देख के मैंने भी किया था कि भाई ये बिजनेसेस कर रहे हैं, और मैं ऑलरेडी इतने बिजनेसेस को हेल्प कर रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना इनके डिकोड करूं कि कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही मेरा चैनल भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मैंने फिर बाकी यूट्यूबर्स के बिजनेसेस को डिकोड करना शुरू कर दिया। मेरे एनालिसिस अच्छे थे तो लोगों ने पूछा कि भाई आप करते क्या हो, आपकी क्या जॉब है। फिर मैं इसमें आ गया कि मैंने थोड़ा अपनी फील्ड के बारे में बताया। कंसल्टिंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, तो मैंने उस पर वीडियोज बनाई। फिर
वहाँ से काफ़ी सारी ऑडियंस आने लगी मेरे पास, उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, और अब मैंने प्रॉपर्ली अपना एनालिस्ट क्लब स्टार्ट कर दिया जिसमें मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ही बंदे, अगर तुम सोचोगे पहले ही दिन में ऐसा कुछ कर दूंगा, टॉप का कुछ कर दूंगा, नेक्स्ट लेवल फाड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे स्टार्ट करो, जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे आप इंक्रीज कर सकते हो इन चीज़ों को। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप खुद का एक बिजनेस चालू करने वाले हो? यार मेरे को अभी तो मैंने रिसेंटली 1 महीने पहले एनालिस्ट क्लब स्टार्ट किया है, तो आई वांट टू बी द बिगेस्ट एडटेक कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो कोडिंग के लिए कितनी बड़ी कंपनीज है यार, कोडिंग निंजाज है, राइट, और भी 2-3 कंपनीज जो प्रॉपर्ली कोडिंग सिखा रही है, बट अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट का देखोगे तो कोई ढंग की कंपनी नहीं है, और जो सिखा रही है वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब 50,000, आई थिंक बिजनेस एनालिस्ट को लेकर अवेयरनेस भी थोड़ी कम है, अवेयरनेस भी कम है यार, कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह, मतलब यूजुअली एमबीए में थोड़ी ज्यादा बातें होती है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ एमबीए लोग एमबीए से ग्रेजुएट जा सकते हैं। मैं खुद भाई बस बीटेक की हुई है, मैंने एमबीए नहीं की हुई, राइट। तो मेरा यही विजन है अभी अपने एनालिस्ट क्लब पर फोकस करूं, राइट। काफी लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो उनको मैं गाइड करता हूँ हर वीकेंड पर आकर, और आई वांट टू क्रिएट दिस जो कंपनी है बहुत, आई वांट इट टू बी ऑन अ बिग स्केल। ओके, तो अभी वो विजन है मेरा। सो ऋतिक भाई, बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, आई वांट टू आस्क कि एक बहुत जेनरिक या फिर बहुत स्पेशल एडवाइस जो कि आप फ्रेशर को देना चाहोगे बिफोर ज्वाइनिंग अ जॉब। राइट, तो आप फ्रेशर को मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्किल्स पर फोकस करो, ठीक है। आपको जो भी लाइफ में करना है, यू ऑलवेज नीड अ स्किल, और उस पर कंसिस्टेंटली काम करो, हर रोज 1% बेटर हो जो भी तुम कर रहे हो उस चीज़ में, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करो, और आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि कुछ साल बाद लाइफ में डेफिनेटली जो तुमने सोचा डेफिनेटली हो जाएगा, इफ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने कुछ सोचा है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, और हर रोज तुम 1% भी उस चीज में इम्प्रूव करोगे ना, तो आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल सी कि तुम्हारी कितनी ग्रोथ हो चुकी है। तो एज अ फ्रेशर मैं कहूँगा एक अपना इंटरेस्ट देखो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कॉलेज में हो तो भाई अलग अलग चीजें करो अपने हिसाब से, तो फाइंड योर कॉलिंग, राइट, एग्जैक्टली, फाइंड योर कॉलिंग, कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, तुम क्या चीजें कर सकते हो, राइट। उस एक चीज को पकड़ो और उसमें नंबर 1 होके देखो। तो वही एडवाइस होगी, फोकस ऑन अ स्किल एंड बस उस चीज में इम्प्रूव करो, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन लाइफ। with this Ritik bhai we come to the end of the podcast. Yeah, You're very- an amazing very person informative. and a very intelligent person indeed. thank you मतलब, भाई। this is one of the best conversations that we've had. Definitely यार, even I enjoyed, right, काफी मजा आया तुमसे बात करके, and you guys are doing great, and Thank you keep so up the much, good Ritik bhai. work, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी ये बातें बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। right। हाँ, तो guys अगर अच्छी लगी तो do subscribe to the channel. With this signing off. Thank you so much for joining us guys. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलना। know, I'm like fucking Drake G. जो मन किया वो करूँ, अंग्रेज नहीं। Ay, अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे, और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।